हेलो। चलो अच्छा कुछ क्वेश्चन करते हैं। मुझे एक काम करो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। C6H14 के C6H12 के साइक्लो एल्केन कितने बनेंगे? साइक्लो एल्केन बनाओ कितने बनेंगे? और C5H10 के भी मुझे साइक्लो एल्केन बना के बताओ कितने बनेंगे। दिख रही है सभी को स्क्रीन? राइट, बोलो। हेलो। हेलो। ये वाइट स्क्रीन दिख रही है संचिता? यस सर, दिख रही है। अच्छा तो करो। कोई डाउट है तुम लोगों के? चलो मैं प्रैक्टिस करा दूं फिर संचिता, थोड़ी सी। यस सर। चलो बनाओ, इन दोनों को कैसे बनाओ, कितने बनेंगे आंसर बताओ। बताओ भैया कितने बनेंगे बच्चा लोग? अच्छा C6 देखो मैं बना के दिखाऊं, क्या करा दी सभी ने? तो देखो, जब हम C5H10 के एल्केन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? पहले तो 5 कार्बन का एक बना दो। अब इसके अलावा कुछ बनेगा? 5 के अलावा नहीं बनेगा। अब कितने कार्बन का बनेगा? 4 कार्बन का। अच्छा अब मिथाइल यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, बात एक ही है। अब 4 कार्बन के बाद 3 कार्बन, क्या लगा दें? मिथाइल लगा दें। मिथाइल के बाद क्या करें दोनों में? एक बार मिथाइल लगा दें, फिर एक बार क्या कर दें उनको अलग अलग। क्लियर इतना? यस सर। 5 बने। यही तुम लोगों के बने थे। 30 से 12 के बनाओ कितने बनेंगे बताओ? साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन का एक बनेगा। अब तो 6 का बनेगा नहीं, अब कितने का बनेगा? 5 का। तो देखो 5 में क्या होगा? एक यहाँ मिथाइल लगा दो, अब यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, हाँ, कहीं भी लगा दो, बात एक ही है। अब 5 का तो कोई बनेगा नहीं, अब कितने का बनेगा? 4। अच्छा एक बार मिथाइल लगा दिया, एक बार दोनों को मिथाइल लगा दिए, अब हमने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया एक बार मिथाइल को। अच्छा अभी पहली दूसरी पोजीशन पे लगाए हैं, अब हम यदि मान लो पहली और तीसरी पोजीशन पे लगा दें। अच्छा अब यहाँ लगाएंगे तो कौन सा रिपीट करेगा? ये वाला रिपीट करेगा। ठीक है, कितने बन गए? 6। अब देखो अब कितने कार्बन बन गए? 3 कार्बन पे। इस पे क्या लगा दें? प्रोपाइल लगा दें। फिर क्या लगा दें? इथाइल मिथाइल। इथाइल मिथाइल नहीं, पहले हाँ इथाइल मिथाइल की लगानी है, वेरी गुड। है ना? फिर क्या लगा दें? इथाइल। चलो मिथाइल ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या लगा दें यहाँ पे? इथाइल मिथाइल अलग अलग कर देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या कर दें? 2 मिथाइल 1 मिथाइल, फिर तीनों पे मिथाइल अलग अलग लगा दें।
क्लियर हो गया कितने बने? और सर सेम पोजीशन पे 3 मिथाइल। कहाँ सेम पोजीशन पे 3 मिथाइल? सेम पोजीशन पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ हाँ 4। सर, सॉरी सर, ठीक है। अच्छा चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ, CrO5 में, ये मैंने बता दिया था क्या, पहले करा चुका हूँ इससे पहले की डाउट क्लास में? यस ऑक्सीडेशन सर, नंबर कराया ऑक्सीडेशन था। नंबर। क्या बता दिया था मैंने? बोलो बोलो बेटा, बता दिया था क्या ये? चलो नहीं यस सर, कराया था। कराया था, चलो चलो CrO5 ये तुम करो, अब नहीं कराऊंगा। एक क्वेश्चन और था इसमें, CrO5 के अलावा यदि अपन तो ले लें। अच्छा P4O10 आ जाए, इसमें पूछूं मैं कितने POP बॉन्ड बनेंगे, बताओ कैसे? कैसे बताओ कितने POP बॉन्ड बनेंगे? नंबर ऑफ POP बॉन्ड पूछ रहा हूँ P4O10, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। सर बोलो बोलो बेटा। सर 6 पीओपी बॉन्ड्स। 6 POP, कैसे बताया आपने? स्ट्रक्चर बनाया हुआ P4O10 का, है ना? यस सर। कैसे बनाओगे? पी, है ना, पी पी पी, यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया, यहाँ भी जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? एक POP बॉन्ड ये हो गया, एक POP बॉन्ड ये हो गया, कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 4 बचे हैं, डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा आपको पता होगा एक बात और, SO3 एडजस्ट नहीं करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये क्या एडजस्ट कर? गामा SO3। गामा SO3 मतलब समझते हो क्या होता है? S3O9। क्या बोलते हो उसको? S3O9। बताओ उसका स्ट्रक्चर S3O9 का कैसे बना? बना लोगे, बना लोगे गामा S3O9? बोलो कैसे बनाओगे? सल्फर, सर सल्फर, सल्फर को दो दो सल्फर के बीच में एक एक ऑक्सीजन। हाँ बिल्कुल सही बेटा। O, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डबल डबल बॉन्ड हो। बॉन्ड O, डबल 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 बॉन्ड। क्लियर हुआ तुम्हें? जैसे मान लो आपको ये रिएक्शन बैलेंस करने को आ गया, करो FnCl2, ऑक्सीडेशन नंबर में कब से करना है? किससे? ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है? FeCl2 प्लस FnCl, इसको करो बैलेंस। एक इसको करो P4 प्लस HNO3 gives H3PO4 प्लस NO2, इसको करो बैलेंस। एक इसको और करो P4 प्लस HNO3 gives H3PO4 प्लस NO2।
हो गया? हो गया? संचिता, लो भाई। तो चलो, नहीं हो रहा हो तो मैं बताऊं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करना। बोलो। देखो मैं करता हूँ कुछ और, मतलब कैसे करोगे? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है एसएनसीएल2 का, बताओ कितना है? +2। +2 यहाँ पे, +3 यहाँ पे, +2 यहाँ पे, +4। देखो कितने, +2 से किसमें गया, +4 में कितने का चेंज हुआ? 2 2 का। का। +3 से +2 में गया, कितने का चेंज हुआ? 1 का। मैग्नीट्यूड वैल्यू रखते हैं हमेशा। अब क्या करो बच्चे लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 10। यहाँ पे अभी कितने, 2, यहाँ पे कितना 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करके। अच्छा यहाँ पे टिन कितना 1, यहाँ भी टिन 1 है। यहाँ पे क्लोरीन कितने, 2, 3 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 है। 2 4 जाए, 2 2 जा 4 और 4 8, 8 यहाँ पे बैलेंस होगी रिएक्शन। बोलो। यस सर। अच्छा ये वाला हो गया, बताओ। नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। देखो ये 0 है, इस पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, बोलो। +5, यहाँ भी कितना है, +5। है ना, और यहाँ पे +4, यहाँ भी 0। अच्छा अब बताओ कितने का चेंज हो रहा है, एक फॉस्फोरस में कितने का चेंज हो रहा है बताओ? 5 का हो रहा है ना। तो एक में 5 का, तो 4 में कितने का होगा बताओ? 20। यहाँ पे यही गलती कर रहे हो आप लोग, आप कर लोगे। देखो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉस्फोरस कितने हैं, बोलो कितने हैं? 4, यहाँ पे 1, तो कितने से मल्टीप्लाई कर, 4 से। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 20, यहाँ 1, तो 20 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन देख लो, यहाँ 60 है, यहाँ पे 4 4 जा 16,
और 56 मतलब कितने कम है ऑक्सीजन? बोलो। 4। जितने ऑक्सीजन कम जिस साइड है उतनी क्या कर दो, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। क्लियर हुआ? बोलो। हम्म। यस सर। करो अगला क्वेश्चन। जैसे देखो, एक्सिस, अब कर लोगे? बोलो। अरे बोलो भाई, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। यस सर। करो इन दोनों को। C+ H2SO4 CO2 प्लस SO2 करो। सर फर्स्ट वाली में वो S6 है। हाँ बेटा, एक्सेस सर सेकंड हो गई। करो करो।
हो गए बच्चा? बोलो कितना है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर? 0, यहाँ पे +5, यहाँ पे +6, +6। यहाँ पे +4, कितना आएगा बताओ बैलेंस पूरी? S6 plus हाँ 36 HNO3 हम्म, gives rise to 6 H2SO4 plus हम्म, 36 NO2 plus हम्म, 12 H2O। ठीक है। किसी को पूछना है क्वेश्चन तो बता दो मुझे। एक सल्फर में 6 का चेंज तो 6 में कितने का? 36 का, सीधी सी बात है। यहाँ पे 1 का चेंज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बस। इसमें भाई गरम कर, यहाँ पे बताओ। S8 plus 48 HNO3 gives rise to 8 H2SO4 plus 48 NO2 plus 16 H2O। वेरी गुड, यहाँ पे बताओ। Sir, C plus 2H2SO4 हम्म, gives CO2 plus 2SO2 बेटा plus 2 क्यों है? अच्छा, +2CO2 प्लस कितना SO2? सर CO2 से पहले 2 नहीं है। CO2 से पहले 2 नहीं है, ठीक है मिटा दिया। बोलो 2SO2 अरे और 2SO2, H2 कितने हैं? 2SO2, 2SO2 और 2H2। 2H2, ठीक है, सही है, बैलेंस है। 2 2 0 4 6 2 8, सही है। यहाँ पे बताओ। बोलो ये शायद इसमें कितना है? C6H, -1 आ रहा होगा एक कार्बन में, -1 से +4, एक में कितने का चेंज हो रहा है? 5 का, -1 0 +1 +2 +3 +4, कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है ना, 0 1 2 3 4 है ना। यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है? बोलो, सिलेक्ट 6 से 4 2 का, यही आया। यस सर। तो यहाँ पे कितना हो गया? सल्फर 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कार्बन 6 2 जा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 5 4 जा 20, 12 2 जा 24 प्लस 10 34, मतलब 14H2 यहाँ ऐड हो रहा है। ये रिएक्शन बैलेंस ही नहीं है। सर वहाँ 30 आएगा 5 की जगह। 30 आएगा, वही मैं आएगा 30 आएगा। तो यहाँ 30 कर दिया, यहाँ भी 30 कर दो, यहाँ भी 30 कर दो आप। तब भी बैलेंस कहाँ हुआ? यहाँ कितना हुआ? 120, यहाँ पे बोलो 60 + 24 कितना होता है? 84, 120 - 84 करो, बोलो, ये इससे नहीं होगा। 36H2O इधर की साइड। कितना? 30, 36H2O राइट हैंड साइड। 36, बैलेंस नहीं हो रही। इस मेथड से ये बैलेंस नहीं हो रही ऑक्सीडेशन में। ये होगी आपकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। किससे होगी? बोलो, एसिडिक मीडियम से। कैसे करोगे? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा है इन एसिडिक मीडियम? बोलो,
हमारी बैलेंस है नहीं है ना रिएक्शन, हाइड्रोजन कहाँ बैलेंस हो रहा है, देखो देखो हो रहा है, नो सर। नहीं हो रहा है ना, इसीलिए जो ये किससे होगी अब, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड तो जानते हो ना, क्या होगा, हाफ रिएक्शन लिख लो पहले, C6H6, यहाँ पे क्या है CO2 में गया, H2SO4 किस में गया, SO2 में गया, यहाँ पे कितने 6 कार्बन, ठीक है ना, प्लस 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 या 12, यहाँ पे कितने H2 जोड़ दिए, 12 H2 जोड़ दिए। अब यहाँ पे कितने हो गए, 12 2 या 24, 24 H, 24 और प्लस 6 कितने हो, 30, 30 H प्लस जोड़ दिए। अब देखो H2SO4 से SO2, यहाँ पे कितने 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2, 2 का नोट नहीं बांटा है, मॉलिक्यूल ऐड कर दो। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे देखो, 2 2 या 4, यहाँ पे 2 है, मतलब कितने H प्लस जुड़ जाएंगे, 2 H प्लस जुड़ जाएंगे। अच्छा अभी ये 30 H प्लस है ना इस तरफ, तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 30 माइनस, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब अपने को क्या कैंसिल करने होते हैं इसमें, ये 2 इक्वेशन हो गई, 2 अननोन हो गए, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, कितने से बच्चा, इसमें कर दो 1 से, और इसमें कितने से कर दो, 15 से मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, 15 2 30, 2 30, H प्लस भी कैंसिल हो जाएंगे। लिख दोगे ना आप रिएक्शन, बोलो लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे, मतलब खामोशी बता रही है, नहीं लिख पाओगे। C6H6 प्लस 15H2SO4 प्लस कितने H2 है यहाँ पे, H2 बाद में कर लेंगे, ठीक है, जिस तरफ बचेंगे उस तरफ ही कर लेंगे। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 30 H2 है, देख लेंगे। 6 CO2 प्लस 15 SO2। अब H2 देख लो, यहाँ पे कितने 12 H2, यहाँ पे कितने 30 H2, 30 में H2 में से 12 H2 माइनस करो, कितने बचेंगे बताओ, 18। 18 H2। देखो रिएक्शन बैलेंस, रिएक्शन तो अभी भी बैलेंस होगी, देखो है बैलेंस। बैलेंस है सर। कहाँ बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस तो है, यस सर। बैलेंस है। एक क्वेश्चन और बैलेंस करो इसी टाइप का, एक क्वेश्चन करो, Fe+2 प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe+3 प्लस Mn+2। लास्ट क्वेश्चन करा दूँ, ये भी आप एसिडिक मीडियम से बैलेंस करो, करो कैसे करोगे, कर लोगे ना, करो, फिर मैं करता हूँ।
बोलो हो गए? देखो कैसे करेंगे बेटा, हाफ रिएक्शन कर लो। Fe+2 से किस में गया ये बताओ? Fe+3 में गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? यहाँ पे जो Fe बैलेंस है, मेन एलिमेंट बैलेंस है। यहाँ पे +2 से +3 में गया, मतलब हमें चार्ज बैलेंस करना है। यहाँ भी +2 लगा तो हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है। ये बैलेंस हो गई पहली इक्वेशन। अब देखो, अब हम ले लें MnO4-, ये किस में गया, Mn+2। तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 4, तो यहाँ भी कितने ऑक्सीजन ऐड कर दिए, 4s2। मेन एलिमेंट बैलेंस था ना मैंने, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 4s2 ऐड कर दिए। अच्छा, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, यहाँ पे कितने 8 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने H+ ऐड कर दिए, 8H+। अब देखो 8 में से -1 +7 बचा, यहाँ पे +2। अब हमें इसमें क्या करना है, चार्ज बैलेंस, यहाँ भी +2 लाना है इस तरफ, है ना। तो +2 कैसे लाओगे आप यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, देखो 7 में से 2 गया, कितना 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, हो जाएगा। बताओ कितने से मल्टीप्लाई हुई दूसरी इक्वेशन, हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने होते, कैंसिल। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, ऊपर वाले में 5 से, तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 5 Fe+2 प्लस 8H+ प्लस MnO4- gives 5 Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस 4H2। देख लो रिएक्शन बैलेंस है। बताओ रिएक्शन बैलेंस है संचिता? बैलेंस्ड है सर। क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट तो कर लोगे ना, बस टाइप क्वेश्चन आ जाए आपको, अब कर लो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ए ले लिया है। ये क्वेश्चन कराया था क्या मैंने पिछली बार है, इस टाइप क्वेश्चन। NO2 ले लिया, फिर से CH2- NO2 ले लिया, फिर से CH2- NO2 ले लिया। बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का ऑर्डर बताओ। सर बी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सी, फिर फिर डी, फिर ए। देखो बेटा, आप बोल लो BCDA, नहीं होगा ऐसा, आपने डिस्टेंस पे लगा दिया। आपको पता है जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो ज्यादा डोमिनेंट होता है, समझना यहाँ पे, मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है किससे, बोलो, इंडक्टिव माइनस फैक्टर। आई से। ये हो गया, है ना, ये डोमिनेंट फैक्टर होता है। अब आपको एक बात और बता दूं, मेटा पोजीशन पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे मैंने दे दिया, ये किससे खींच रहा है, -M से भी खींच रहा है और -I से भी खींच रहा है। यहाँ पे बताओ, ये सिर्फ -I से खींच रहा है, मेटा पोजीशन पे क्या लगा, यहाँ पे क्या किससे खींच रहा है, -M और -I से। तो इतना ध्यान रखना, जितना ज्यादा -M या -I इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन होगा। तो अब ऑर्डर बताओ क्या होगा, बी, बोलो। डी, सी, ए। हाँ, B, फिर D, फिर C, फिर A, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर
क्लियर इतना? यस सर। आगे बढ़े, जेई में क्वेश्चन आया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर। अच्छा सर, हमने यहाँ पे ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन का कराया ब्रोमिनेशन, ए बना, इसका हमने कराया फिर एल्कोहलिक क्यूएच, तो बी बना, या हम इसी का हमने कराया, मेजर बनानी है एल्कीन आपको, कौन सी मेजर ना, यदि हम इसी का Me3CO माइनस के प्लस से कराएंगे तब भी क्या बना, सी बना। अब हमने इसका क्या करा दिया, यहाँ पे ओजोलिसिस करा दिया, जिंक डी बना, डी बना, यहाँ पे डी हमने क्या करा दिया, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करा दिया, तो क्या बना, ई बना। बताओ, ई प्लस एफ बना, बोलो क्या बना? क्या बनेगा बताओ, ब्रोमिनेशन कराओ तो क्या बनेगा, CH3 TH2 TH Br CH3, एल्कोहलिक क्यूएच करोगे तो कौन सा बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब क्या करूँ, बाहुबली की तलवार उठाओ, वो 3 प्रेजेंस ऑफ जिंक करना है, बाहुबली की तलवार चला दो और क्या दे दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, दो। क्लियर इतना? यस सर। अब क्या करोगे, यहाँ पे जैसे आप जब बल्कि बेस के प्रेजेंस में कराओगे तो आपको पता हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट, मतलब कौन सी एल्कीन बनेगी, अब आपकी बनेगी 1 ब्यूटीन वाली, कौन सी बनेगी, 1 ब्यूटीन। अब आप इसका जैसे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कराओ तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपका बाहुबली तलवार उठा के उड़ा दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोगे, एक तो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक क्या मिल जाएगी आपको, CO2 गैस। बोलो, क्लियर? आगे बढ़े, यस सर। तुम लोगों को डाउट तो ज्यादा है नहीं, मैं लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, है ना, लास्ट क्वेश्चन और करा रहा हूँ, एक देख लो, मान लो साइक्लोहेक्सेन लिया, इसका हमने क्लोरीनेशन कराया, ए बना, इसका हमने इसका हमने फिर एल्कोहलिक क्यूएच कराया तो बी बना, फिर हमने इसका NBS कराया तो सी बना, फिर से हमने इसका एल्कोहलिक क्यूएच कराया, डी बना, फिर से हमने इसका NBS कराया, ई बना,
फिर से हमने इसका एल्कोहलिक QH कराया, F मिला, और फिर हमने इसका करा दिया ओजोनेसिस करा दिया। डक्टिव तो बताओ क्या मिला इसकी? बताओ क्या बना, की क्या हुआ? सर एक बार NBS की फुल फॉर्म बता दो। एक्सक्यूज मी सर। NBS को एनब्रोमोसक्सिनामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनब्रोमोसक्सिनामाइड, एनब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। और इसको, इसका काम क्या होता है? एलाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक यदि हाइड्रोजन होंगे, इसकी यदि रिएक्शन आप NBS से कराओगे, है ना, तो क्या बनेगा? तो आपका बनता है हाइड्रो, एलाइलिक और बेंजाइलिक वाला हाइड्रोजन हटके क्या लग जाएगा? ब्रोमीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। मतलब क्या हो जाए? एलाइलिक और बेंजाइलिक ब्रोमीन लग जाएगा। अब कहोगे सर कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं, ये एलाइलिक है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन हम NBS से कराएं तो क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पे क्या जाएगा? पूरा एलाइलिक वाले को। जैसे देखो, हम साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन का क्लोरीनेशन कराएं तो क्या बनेगा? यहाँ पे Cl, एल्कोहलिक QH कराओगे तो क्या बनेगा? बताओ। सर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ हाँ, पे। हाँ, NBS करोगे तो क्या बनेगा बच्चा? ये Br आ जाएगा एलाइलिक पोजीशन पे। फिर से एल्कोहलिक QH करोगे तो क्या बनेगा? फिर से आप NBS करोगे तो एलाइलिक पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से आप एल्कोहलिक QH करोगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, आप ओजोनिसिस करोगे जब जिंक के तो क्या लोगे? बाहुबली की तलवार उठाओ और इसको उड़ा दो तो क्या बन जाएगा? देखो, गिलाई ऑक्जल बन जाएगा। वो भी कितने मोल? 3 मोल। इसको बोलते हैं गिलाई ऑक्जल। बेटा इस बार का टॉप किसने किया? आपकी टॉप 10 किसका नाम है नीट के रिजल्ट में, 12th में? ये पिछले सर में। नीट के टॉपर की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नीट। आकांक्षा सिंह। तुम्हारी टॉप, तुम्हारी कौन सी रैंक थी? बेटा जब बताओगे नहीं तो कैसे दूर होगा? दूर तो तभी होगा ना। चलो मैं देख लूंगा। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर डाउट्स हैं। क्या बोलो? सर जब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो फाइनल सोल्यूशन की स्टेट जिस भी सब्सटेंस की होगी जो हमने स्टार्टिंग में डाला था उसकी मैच करेगी तो उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे। हम्म। अगर हम सर इक्वल अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट हाँ डालें। बेटा, उस केस में जैसे इक्वल अमाउंट में डालोगे, जैसे आपने वाटर ले लिया और वो ले लिया, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। आप किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हो, एक तो कंडीशन ये बन सकती है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने वाटर लिया, है ना, है ना, जैसे आपने मान लो वाटर लिया, तब क्या होगा?
तब आप एक ही ले सकते हैं। सर सॉरी, आपके बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी, एक बार दोबारा बता दो। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे मान लो आपको 50-50 दे दिया तो आप दोनों भी ले सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, गलत नहीं है, ओके सर। है ना। या फिर जैसे मान लो आपने वाटर लिया है तो वाटर क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जैसे वाटर और अल्कोहल लिया तो आप वाटर को भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है, जब आप 50-50 लोगे तो आप वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो फिर आप उस केस में वाटर ही ले लेंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। आप अब तू आपको भी पता सॉल्वेंट क्या है ज्यादा, वाटर ही तो है। अच्छा बोलो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हर जगह प्रेजेंट है। और बोलो। सर एक बार ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड प्लीज समझा दीजिए। क्या? सर ऑस्टवाल्ड वॉकर मेथड। अच्छा देखो बेटा, ये इसको गैस सैचुरेशन मेथड भी बोलते हैं, है ना। ये डायनामिक मेथड होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है ना, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। इससे क्वेश्चन वैसे आता तो नहीं है, लेकिन अब चलो मैं तुम्हें पूरा डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना। जैसे आप देख लो इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने कोई भी दो लिए हैं, ए एंड बी क्या ले लिया, एक सेट ए ले लिया, है ना, कंटेन जो सॉल्यूशन कर रहा है, और एक सेट बी ले लिया जो कंटेन कर रहा है सॉल्वेंट। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ एक बात, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का। तो सिंपल सा फंडा वही यहाँ पे हो रहा है। तो देखो, आप यदि ओस्टवाल्ड मेथड देखेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर देखेंगे तो क्या होता है बताओ। जो आप W1 मान लो W1 और W1 और W2 मान लो आप जो है, क्या लॉस ऑफ वेट है। लॉस ऑफ वेट किसके बोलो, सेट ए एंड सेट बी के। ठीक है। अच्छा अब हम देखें, यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो वेट होगा W1 वो क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम यदि बात मान लें यहाँ पे, एक रुकना एक मिनट, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसको इस तरीके से क्यों करो, अपन इस तरीके से ले लें डायरेक्ट ही। यदि आपको पता है, जो आपको पता है कि जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, पी नॉट का ज्यादा होता है किससे, पी एस से, है ना सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, पी नॉट माइनस पी एस हो जाएगा, बोलो। यस सर। है ना। अब हम यदि इसको पी नॉट माइनस पी एस जो होगा वो किसके बताओ, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ये हम प्रोपोर्शनैलिटी कैसे बता रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली वेट से? बेटा देखो, वेट से इसलिए बता रहे हैं, जो आप डिपेंड, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब क्या, किस पे डिपेंड की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। यस सर। है ना। तो अब तो तुम कर ही लोगे यहाँ पे, बताओ क्या करोगे अब इस यहाँ पे, बोलो। यदि आपने मान लो W1 लिया, W1 किसके डायरेक्टली पोस्ट, पी एस, है ना। और W2 क्या हो जाएगा आपका, जो वेट ऑफ उसको क्या हो जाएगा, P माइनस पी एस, है ना। अब क्या हो जाएगा, यदि हम इन दोनों को ऐड कर तो W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, W1 और प्लस W2 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसको भी ऐड कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, पी एस प्लस पी माइनस पी एस। तो देखो पी एस से पी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब आपका जो W प्लस W1 प्लस W2 क्या आया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही तो आया।
बोलो। यस सर, समझ गई। है ना। अच्छा, एक तरीके से और कर सकते थे, आपको पता है, आप मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा देते। किससे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन समझते हो ना, ऑफ सॉल्वेंट एक्सवी, आप वहां से भी तो करा सकते थे इसको। यदि यस सर। आप, है ना, यहाँ पे आप यदि लिखते तो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाता बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉल्यूट। है ना। तो ये हो जाता। अब क्या हो जाता है यहाँ पे? अब तो कर लोगे ना, बोलो। जी सर। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। सिंपल सा एक फंडा बस याद रखो, जब भी पूरे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यही फंडा लग रहा है सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है वो क्या होता है? कम होता है ना। अब ये तो आपका जो हमने ये लिखा है, ये वेपर प्रेशर ये कम लिखा है, ये है आपका रिलेटिव लोवरिंग नहीं है, ये लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या है ये? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आप रिलेटिव लोवरिंग कब बोलोगे? जब आप किसी कंपैरिजन करोगे, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हो, किसी विद रिस्पेक्ट टू बताते हो ना, बोलो। यस सर। है ना, तो उसी के रिस्पेक्ट में हमने किससे बता दी? सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। और बताओ यहाँ पे। सर जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक होती है हमेशा? डिसोल्यूशन की प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगी, ये हम ये कैसे बता सकते हैं? डिसोल्यूशन की प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होनी चाहिए, मुझे तो नहीं लगता है होनी चाहिए। ऑलवेज इन एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे भी देखा जाए बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना, तो मोर एनर्जी क्या होगी बताओ? रिलीज होगी, है ना। जब एनर्जी सर रिलीज बॉन्ड होगी, ब्रेक करने के लिए तो एनर्जी देते नहीं है। बेटा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देखो क्या हो रहा है, जब आप मोर एनर्जी रिलीज होगी, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है ना, जैसे मान लो अब वाटर मॉलिक्यूल है, आपने वाटर मॉलिक्यूल लिए इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, अब हम इसको अब क्या बोले, जैसे मान लो ये कैसी, जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल लिए, है ना, तो अब ये इसमें क्या बनाए, किसके साथ बॉन्ड बनाए? सॉल्यूट के साथ बॉन्ड बनाए, है ना। अब हम क्या करते जा रहे हैं, अब जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड जैसे मान लो सॉल्यूट डाले, तो सॉल्यूट किससे बॉन्ड बनाएगा बताओ? वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही तो बनाएगा, यस सर। है ना। जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी या क्या होगी बताओ? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है बताओ? एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी। जब वो एनर्जी रिलीज। रिलीज होगी तो कैसे होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तुम्हें पता है ना एक्चुअली क्या होता है, दो वाटर, जब हम हाइड्रोजन जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में जो, मतलब सॉल्वेंट के बीच में जाके सॉल्यूट फंस जाता है, इस तरीके से डिसॉल्विंग होती है, बॉन्ड बना लेता है वो। ओके और सर। बोलो। सर इंटरमीडिएट जो बनता है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा ही रहती है ना, दोनों से ही? हाँ, वो तो ज्यादा ही रहेगी। नहीं नहीं, इंटरमीडिएट की एनर्जी वो डिपेंड करेगा। देखो इंटरमीडिएट की एनर्जी क्या होता है, देखो आप पहले इस तरीके से समझ लो, ग्राफ से समझा दें आपको, जी सर। है ना। एक मिनट रुकना, मैं ग्राफ आपको किसका ले लूं। यदि हम ग्राफ से समझाएंगे तो इस तरीके से समझ सकते हो आप। ये रिएक्टेंट है मान लो, है ना, और ये मान लो प्रोडक्ट है। यदि आप बनाओगे भी तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, है ना। इंटरमीडिएट अब जितना स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी, बोलो, कम होगी या ज्यादा? कम होगी। कम होगी। तो यहाँ पे क्या, अब हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है ना। क्या देखना है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। एक मिनट रुकना बच्चा। हाँ, तो देखो अब हम यहाँ पे देखें, यदि सिंपल सा फंडा है ना, ये क्या है आपका? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट इसी को क्या बोलते हैं अपन? अब ये क्या है आपकी? इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं?
एक्टिवेशन। तो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, इंटरमीडिएट की एनर्जी बताओ कम। क्लियर हुआ कुछ? आपको पता है ना, जब आपकी रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से पहले क्या बनता है, बोलो क्या बनता ट्रांजिशन है? स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनता है। ट्रांजिशन स्टेट अलग होती है बेटा, इंटरमीडिएट अलग होता है। जी सर। इंटरमीडिएट आपको कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन ये सब मिलेगा। बट सर मतलब जैसे जो इंटरमीडिएट बना है उसकी हम्म। एनर्जी तो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ज्यादा ही होनी चाहिए ना, वरना वो मतलब वो और स्टेबल स्पीशीज बन के फिर वापस से अनस्टेबल क्यों बनेगा? देखो बेटा, जितने भी मैं बता दूं इंटरमीडिएट होते, जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं उनकी अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मतलब उनकी एनर्जी क्या होती है, बोलो? ज्यादा। हाँ, तो हमेशा अनस्टेबल ही होते हैं जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं। हम उन्हीं इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। जैसे आपने कार्बोकेटाइन लिया है ना, ये सब अनस्टेबल है सारे के सारे कार्बोकेटाइन। क्या ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये सारे सारे कार्बोकेटाइन कैसे हैं बताओ बच्चा, बोलो? अनस्टेबल। अनस्टेबल है। लेकिन यदि हम इनमें स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? अनस्टेबल ये भी है। अब आप जैसे नीट की तैयारी कर रहे हो, अभी आप अनस्टेबल हो, मतलब आप क्या इंटरमीडिएट, आप स्टेबिलिटी गेन करते जा रहे हो। जैसे जैसे एग्जाम देते जा रहे हो आपको कॉन्फिडेंस आता जा रहा है, तो मतलब आप क्या गेन करते जा रहे हो, स्टेबिलिटी गेन करते जा रहे हो। ओके सर। सर जो अर्हेनियस इक्वेशन है वो सभी ऑर्डर्स की रिएक्शन के लिए वैलिड है ना? आर्हीनियस इक्वेशन, अच्छा, वो सभी ऑर्डर के लिए है बेटा। वो आर्हीनियस इक्वेशन में ये एक्टिवेशन ये माइनस आर टी, ये सभी के लिए तो होना चाहिए। ये डिपेंड किस पे करेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे करेगा, है ना? किस पे करेगा, टेम्परेचर पे ही तो करेगा। क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, बोलो? ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। सारे ऑर्डर के लिए डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहेगा और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पे भी डिपेंड करेगा, है ना? और इट इज कैसा, न्यूक्लियर, ये रेडियो एक्टिव डिके के लिए एप्लीकेबल। हाँ, देखो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, बताओ? आपकी सारी रिएक्शन डिपेंड करेगी, लेकिन रेडियो एक्टिव डिके क्या डिपेंड करेगा, बोलो? नो सर। नहीं करेगा ना। तो वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। जब टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे तो किस पे डिपेंड करेंगे बताओ? ओके सर। और बोलो? सर जब सॉरी एटॉमिक नंबर जब 20 से ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन्स हमेशा प्रोटॉन से ज्यादा होते हैं ना उनमें? एटॉमिक नंबर जब 20 होता है, से ज्यादा। हम्म, ऐसा तो मुझे देखना पड़ेगा ये चीज, है ना? मोर देन 20 होगा तो क्या बोल रहे हो आप?
न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। जी सर। किससे? प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन से? सर प्रोटॉन्स। सर मतलब मैं बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स हैं उनके लिए हमेशा n/p रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, या फिर कभी कभी कुछ केसेस में लेस देन 1 भी हो सकता है? देखो, जैसे NYP रेशियो है वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे। तो सर n/p रेशियो लेस देन 1 वाले कौन से एग्जांपल्स होते हैं फिर? ये तो मुझे फिर है ना, जैसे मान लो आप बोलो एट एटॉमिक नंबर जितने भी 84 के बाद वाले होंगे वो जनरली क्या होता है, इसको तो फिर हमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी, इसको है ना, इसको तो देखना पड़ेगा बस, न्यूक्लियर ओके स्टेबिलिटी सर, देखना पड़ेगा। थैंक यू। और कोई डाउट इसके नो अलावा? सर, हो गया। आप क्या बोलो, यदि 20 होगा, NYP रेशियो तो इंक्रीज करता है जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करोगे, एलिमेंट 20 तक, ठीक है। फिर क्या होगा? तो यदि अपन इसको आप क्या पूछ रहे थे, कौन से एग्जाम्पल पूछ रहे थे? संचिता? सर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20। एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 20 वाले आप एग्जाम्पल पूछ रहे हो, है ना? अच्छा, यदि जब एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन, क्योंकि ग्रेटर देन 20 होगा तो सिंपल सी बात है कि टिके होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो 20 से नीचे नीचे जो उतनी भी एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं सारे, कैसे होते हैं, लाइटर होते हैं। चलो मैं इसको देख लेता हूँ, है ना, एक बार इसका मैं एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछे हो ना तुम, यस सर। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। वैसे एटॉमिक नंबर तो आपका जैसे जैसे हायर बढ़ते जाओगे आप, 100 के अब वाले तो जितने भी एटॉमिक नंबर होंगे तो शायद इस रेशियो में बैठेंगे। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, इसको। और कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है किसी को? किसी को नहीं है ना? चलो फिर ठीक है।